Hello everyone. Welcome to the YouTube channel of My Online Prep. Learn anytime, anywhere. But before moving forward, press the bell icon to never miss any new video on our channel. So, let's get started. Today we will start with chapter 3, Money Supply and Inflation. हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज मनी. लेट्स अंडरस्टैंड कि मनी क्या है. टिल डेट अगर मैं मनी की बात करूं तो हमारे जहन में एक ही वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड पैसा या फिर करेंसी. जब भी हम मनी की बात करते हैं तो ये दो वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पैसा एंड करेंसी. अब मैं पैसे और करेंसी की बात करूं तो हमारे लिए है रुपीस, यूएस के लिए है डॉलर्स, और हर अपनी कंट्री की एक स्पेसिफिक करेंसी होती है, राइट. लेकिन ये दोनों करेंसी सबसे ज्यादा हमारी यूज में रहती हैं, रुपीज एंड डॉलर्स, क्योंकि हम हमेशा रुपीज और डॉलर्स की पैरिटी को स्टडी करते हैं. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट मनी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, सो इट हैज अ वास्ट डेफिनेशन. इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है. यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम पैसे की बात नहीं करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं मनी इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करे. विच परफॉर्म्स द फंक्शंस, कौन से? ये चार फंक्शंस. नंबर वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहले कोई भी ऐसी चीज जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज हो सकती है उसे हम मनी कहते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज, फिजिकल एसेट्स, जिसे हम प्राइसिंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड आर एक्सचेंज यूजिंग मनी. मुझे क्लॉथ्स खरीदने हैं, इसके बदले मैंने पैसा दिया, प्राइस पे किया, ये मनी फॉर्म में हो गया. मुझे खाना खाना है, इसके बदले मैंने पैसा पेमेंट किया, ये मनी फॉर्म में हो गया. सेकेंड फंक्शन इज अ मेजर ऑफ वैल्यू. कोई भी ऐसी चीज जिसकी मैं वैल्यू की मेजरमेंट कर सकती हूँ, उसकी कोई ना कोई डिनोमिनेशन होगी जिसका मुझे उसकी वैल्यू का पता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज इसकी कॉस्ट है. दैट मीन्स कोई पेन लेने में गई हूं और उसकी कॉस्ट 20 रुपए है, तो उसको मैंने मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और उस गुड्स की वैल्यू को मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ. दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ वैल्यू. थर्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम. इसका मतलब ये है कि मैं इसे स्टोर कर सकती हूँ. अगर मेरे पास आज 500 रुपए का नोट है तो 1 साल बाद भी इसकी कीमत 500 रुपए ही रहेगी, 200 रुपए नहीं हो जाएगी. दैट मीन्स मैं इस नोट को एक पीरियड पे रख सकती हूँ, अपने पास एक्यूमुलेट कर सकती हूँ, हाँ, टिल द टाइम गवर्नमेंट इसकी जो करेंसी डिनोमिनेशन है वो क्लोज कर दे या उसको डिसकंटिन्यू कर दे. देन इज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स. डिफर्ड पेमेंट्स होती हैं जो आज नहीं करनी, हमें आने वाले टाइम में करनी है, मैंने डेफर कर दी है, पोस्टपोन कर दी है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट्स होती है ना हमारी, उस टाइप से. Money is used as an agreed measure of future receipts and payments in the contracts. जैसे मैंने आज कोई टीवी खरीदा इंस्टॉलमेंट्स पे, अब मुझे आने वाले टाइम में उसकी पेमेंट करनी है, तो आई कैन डू दैट. ये पेड इन 5 years, तो आई कैन डू दैट. सो ये चार फंक्शंस अगर किसी भी चीज में होते हैं, देन दैट एनीथिंग इज कॉल्ड मनी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मनी सप्लाई. अब सप्लाई हमने एक जनरल नोशन में हमने समझा सप्लाई क्या होता है. सप्लाई इज कोई भी चीज जो हमारे तक पहुंच रही है. अब मनी सप्लाई, पैसे की सप्लाई कैसे होती है, करेंसी की सप्लाई कैसे होती है देश में. मनी सप्लाई रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. आज की डेट में इंडिया में कितने फंड्स हैं जिसको गवर्नमेंट यूज कर सकती है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई. मनी रेडिली अवेलेबल फॉर सप्लाई, रेडिली अवेलेबल फॉर सप्लाई, फॉर यूज कह सकते हैं आप, फॉर सप्लाई कह सकते हैं, फॉर टैक्सेस, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा. बहुत सारे काम होते हैं गवर्नमेंट के. अब जितना मनी सप्लाई होगा, ज्यादा या कम, जितना भी मनी सप्लाई होगा, अगर ज्यादा होगा या कम होगा, सरकार के पास पैसा कम है या ज्यादा है, उससे इंपैक्ट आएगा किस पे, मेरे प्राइस लेवल पे. कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा, ये सारा मनी सप्लाई डिटरमिन करेगी. एक्सचेंज रेट्स इफेक्ट होंगे. एक्सचेंज रेट मतलब जो करेंसी में
जैसे डॉलर और रुपी का और डॉलर की जो यूएस डॉलर की पैरिटी है वो इम्पैक्ट हो सकती है। ऐसे कोई भी करेंसी हो सकती है। बिजनेस साइकिल्स इन द इकोनॉमी इम्पैक्ट होते हैं, कितना पैसा इकोनॉमी में लग सकता है, कितना हम छोड़ सकते हैं, कितना हमें दबा के रखना है, ये सारा गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एंड फाइनली इन सारी चीजों से इफेक्ट किस पे आता है? जीडीपी पे। जीडीपी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो रेशो रहेगी ना बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड मनी सप्लाई, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स में। मनी सप्लाई डेटा आर रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। बिकॉज ये हमारा सेंट्रल बैंक है, इसको ही सारा कुछ पता रहता है कि पूरी कंट्री में कितना मनी है, कितना मनी हमें रोकना है, कितना इकोनॉमी में फ्लोट करना है, कितना कंट्री में फ्लोट करना है, उसके हिसाब से ही सारा डिसीजन लिए जाते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने बात तो कर ली कि सारे पैसे का हिसाब किताब कौन रख रहा है? आरबीआई। सारे पैसे का हिसाब किताब इसके पास है, आरबीआई के पास। लेकिन अब ये हिसाब किताब रखता कैसे है, कैसे मेजरमेंट होती है कि एक इकोनॉमी में आज की टाइम पे कितनी मनी सप्लाई अवेलेबल है, कितनी होनी चाहिए, कितनी और चाहिए, क्या वो एक प्रॉपर है, सफिशिएंट है, या हमें ज्यादा चाहिए, या वो कम हो गई है। अब उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूले में 4 वेरिएबल्स आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं M1, M2, M3 एंड M4। अब ये स्टडी करते हैं हम कि ये वेरिएबल्स क्या हैं। द 4 मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई आर एज फॉलो। सबसे पहले हम M1 को समझते हैं। M1 इज नैरो मनी। ये एक स्टैंडर्ड टर्म्स है, हमें ऐसे ही समझनी है, लेकिन हम इसका मीनिंग समझेंगे अच्छे से कि व्हाट इज नैरो मनी। नैरो मनी इज जितनी भी करेंसी पब्लिक के पास अवेलेबल है, पब्लिक में जितना अवेलेबल पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स किसके पास होते हैं? बैंक्स के पास, पूरे बैंक्स के पास। दैट मीन्स मैं सारे बैंक्स का टोटल ले लूंगी यहाँ पे, पूरे बैंक्स का टोटल अक्रॉस इंडिया, ये सारा ले लिया मैंने यहाँ पे। दैट मीन्स विद इन द बैंकिंग सिस्टम मेरे पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जितना भी पैसा पब्लिक के पास है, प्लस अदर डिपॉजिट्स। अब ये अदर डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के पास। ये अदर डिपॉजिट्स होते हैं जैसे जो बैंक आरबीआई को डिपॉजिट करता है, वो उसके पास पड़े होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, या आरबीआई ने जैसे कोई कॉन्फिस्केशन कर लिया, या कोई ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट ने उसके पास रखा हुआ है। तो ये सारा पैसा, अब देखो सब कुछ ही आ गया इसमें, पब्लिक का सारा पैसा आ गया, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स आ गए, देन आरबीआई के अदर डिपॉजिट्स आ गए। तो ये ए प्लस बी प्लस सी ये बना के बन गया आपका M1। अब अगर मैं इस M1 में इफ आई एड सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक स्कीम चलती हैं, अब इन सारे पैसों में मैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक करती हूं तो मेरे पास बन जाता है M2। अब इफ आई एड M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, ऊपर हमने डिमांड डिपॉजिट ऐड किए थे, अब M1 में अगर मैं टाइम डिपॉजिट्स ऐड कर देती हूँ तो ये बन जाता है M3, करेक्ट। देन कम्स M4। M4 क्या है? M3 मतलब कि currency with public plus demand deposit in the banks plus other deposits with the RBI plus time deposits with the banking system plus all deposits with post office saving bank excluding NSCs, तो ये बन जाता है M4। दैट मीन्स M4 में क्या क्या आया, अगर मैं M4 को अब खोल देते हैं इसको इक्वेशन को, तो M4 में क्या क्या आया? M3 क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M1 क्या है? करेंसी विद पब्लिक A, डिमांड डिपॉजिट्स B, अभी मैं सिर्फ M1 खोल रही हूँ, प्लस C, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, प्लस ये यहां तक अभी M3 बन गया है, ये मेरा M1 है, दिस इज M1, और इसमें मैंने ये टाइम डिपॉजिट्स ऐड कर दिए तो ये बन गया है M3। अब M3 में क्या ऐड करना है? ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के सारे डिपॉजिट्स माइनस NSCs, बस। दिस इज कॉल्ड माय M4। If you like the content, give a thumbs up, share the video, and if you are new to our channel, please subscribe it. For more details, log into our website or download our app. Links are given below.
Thank you. Keep learning with us.